AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो iSave20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही में पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और आज हम यहाँ पे यूनिट 1 का चौथा लेक्चर, मतलब कि फोर्थ लेक्चर यहाँ पे समझने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट्स, आइडिया जनरेशन, नीड्स ऑफ सोसाइटी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा मैं कई सारे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो जो है लेंदी जा सकता है, लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना देखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि चीजें आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बट नाम समझ जाओगे साथियों तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। चलिए, आज से पहले हमने यहाँ पे इसके पहले आपको 3 लेक्चर में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप देख चुके होंगे। यदि नहीं देख चुके होंगे तो आप जाकर देख लीजिएगा, ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे मिल सकता है, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। जहां पे आप हो वहां पे आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। पहले हम शुरुआत करते हैं लेक्चर का, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना आपका ना अपना, और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ हमारा पहला आता है क्या, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट्स। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, प्रोजेक्ट पढ़ा, प्रोजेक्ट मैनेजर पढ़ा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा। अब क्या है, इन सभी टास्क कंप्लीट करने के लिए कोई फ्रेमवर्क, कोई स्ट्रक्चर तो होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। इन सभी को एक साथ करने के लिए कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो यही बोला गया यहाँ पे, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस, क्या क्या डिफाइन करता है, हाउ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज विल बी कैरीड आउट। जो प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज है, छोटे छोटे टास्क को कैसे कैरी आउट की जाएंगे। हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी असाइंड, कैसे कैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन की जाएगी। ठीक है, जैसे मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी तो कैसे असाइन की जाएगी, क्या उसका मेथड रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। आपको सभी के साथ एक साथ आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुला करके वहां पे मीटिंग हॉल में दे दिया जाएगा, आपको ये करना है, कि आपको पर्सनली बुलाया जाएगा, आपको इसमें ये वाला टास्क करना है, इसमें ये वाला टास्क करना है। ऐसा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कुछ भी वो हो सकता है। ठीक है, एंड हाउ कम्युनिकेशन विल फ्लो बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम एंड स्टेक होल्डर। 3 पार्ट थे यहाँ पे, देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम एंड स्टेक होल्डर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट को देखेगा, स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर होता है, टीम प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे होता है। इसको मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके स्टेक होल्डर। फिर आएगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, फिर आपकी आएगी क्या, टीम। ये हायरार्की होती है। प्रोजेक्ट टीम नीचे भी हो सकता है, आपके इधर टीम इधर भी हो सकती है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का आपकी टीम है, कौन सा डिपार्टमेंट है। तो क्या हो गया, स्टेक होल्डर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन मैनेज करना। ठीक है, ये भी किस में आता है, वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। हाउ, कैसे किया जाएगा, उस स्ट्रक्चर को, उस फ्रेमवर्क के अंदर वो आता है, किसके अंदर, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली यदि हम बोले, क्या बेसिकली बोले, तो यहाँ बोला गया, इट बेसिकली टेल अस हु डज, कौन करेगा, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, और किसके अथॉरिटी के अंडर करेगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ काम दिया गया तो पहले तो बताया जाएगा कौन कौन करेगा, तो मैं करूंगा, मैं क्या करने वाला हूं वो बताया जाएगा, कैसे करना है वो असाइन करना, और मेरे ऊपर जो बॉस है, मैं किसको रिपोर्ट करूंगा वो बताया जाएगा। तो ये आपके पास आता है कि हु डज व्हाट, हाउ एंड अंडर हुज अथॉरिटी। तो ये किसका काम होता है, ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन टास्क होता है, एक मेन आपका फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, ये बात की गई। अब यहाँ पे कितने टाइप के प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं वो देखिएगा। यहाँ पहला आता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कहीं आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट तो वही बात होती है। तो यहाँ पे हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो फंक्शन होते हैं, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी बात की जाती है। जैसे आपके पास HR हो गया, HR के साथ आपके फाइनेंस हो गए, फाइनेंस के साथ आपका यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया। जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं आपके, वो आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट एक टाइप हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा हो गया प्रोजेक्टाइड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये जो HR हैं, ये जो फाइनेंस है, ये हो सकता है डिफरेंट प्रोजेक्ट में लगे हों। ठीक है, आपके पास 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, 10 प्रोजेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं।
ठीक है। बट ये चाह सकता है 10 प्रोजेक्ट के लिए HR का काम कर रहा हो, फाइनेंस सभी 10 प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस का काम कर रहा हो, और ये इंजीनियर जो है 10 प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग का वर्क कर रहे हो। ये आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट हो गए, ये आपके खास प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। बट उसके बाद आपका था प्रोजेक्टाइड ऑर्गेनाइजेशन। ये वो मेंबर हैं, ये वो टीम है जो खास आपके प्रोजेक्ट के लिए अथॉरिटी है इनको, ठीक है। बोला कि यहाँ पे इंटायर फोकस इज ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर हैज फुल अथॉरिटी। तो देखिए ये लोग क्या हैं, ये अलग अलग प्रोजेक्ट में लगे हो सकते हैं, तो इनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है। बट ये जो प्रोजेक्टाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोजेक्ट टीम नीचे मान सकती है, वो क्या है, खास आपके उसी प्रोजेक्ट के लिए दिए गए। वो किसी और प्रोजेक्ट में जाकर काम नहीं करेंगे, किसी प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट में तभी जाएंगे जब आपके अंडर जो आपको जो प्रोजेक्ट मिला है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। तो इनके ऊपर कौन सा अथॉरिटी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर इनके ऊपर फुल अथॉरिटी रखता है। जो प्रोजेक्टाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये किसके अंडर में होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में होता है। फिर अगला आपका आता है स्ट्रक्चर की बात करें तो अगला आता है आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होती है, मिक्स ऑफ द फंक्शनल प्रोजेक्टाइड, मतलब इन दोनों को मिला करके, ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्टाइड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिला करके यहाँ पे बात होती है। तो यहाँ पे क्या है, मिक्स ऑफ द फंक्शनल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अथॉरिटी शेयर्ड बिटवीन द फंक्शनल मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट टीम मैनेजर्स, ठीक है। तो कोई अगर अथॉरिटी शेयर की जा रही है तो दोनों के बीच शेयर की जाएगी ना, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है और प्रोजेक्ट मैनेजर है दोनों के बीच, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो टीम टाइप्स के होते हैं, ये सिंपल से हैं, इसको आप याद कर सकते हो, इसको आप समझ सकते हो। आगे हम चले जाते हैं, आगे हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। तो ये पहला चीज ये बताता है कि क्लियरिटी ऑफ रोल्स, हाँ ये बताता है कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लियरिटी से डिफाइन करता है, किसका क्या रोल है, किसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। रोल मतलब ये है कि इनका ये काम मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इसको करवाना ही है। आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है आपके साथ अथॉरिटी आती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, मतलब साथ में अथॉरिटी भी आपको मिलती है, ठीक है। अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, अथॉरिटी वाला आपको पावर नहीं मिली, तो आप कैसे करवा सकते हो, दोनों आपके साथ आती है, ठीक है। डिफाइन क्लियर अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होगी। बेटर कोऑर्डिनेशन, अब जब आपके पास प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाती है। इसमें क्या करता है, ये इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन अमंग डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर्स एंड फिर बात करूंगा प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक, प्रोजेक्ट टीम। तो तीन चीजें आ रही, फिर से देखिएगा, स्टेक होल्डर, टीम और प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पे क्या बात हो गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गई, वही आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट है, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होना ताकि सही काम सही शेड्यूल में विद इन द बजट विद इन द टाइम हो जाए, ठीक है। इफिशिएंसी रिसोर्स, देखो अगला बात की गई यहाँ पे इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। फिर से मैं रिसोर्स हमेशा याद रखिए, जब भी रिसोर्स की बात आए कौन कौन सा आएंगे, पीपुल, मनी एंड मटेरियल, ठीक है। पीपुल, अब यहाँ पे एक आता है टाइम भी आता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है बट टाइम होता है, ठीक है। जब रिसोर्स बात आती है मेन, मनी एंड मटेरियल, क्या आएगा, मेन, मनी, मटेरियल, सब 3M बात कर सकते, 3M, मेन, मनी, मटेरियल और साथ में उसके बाद टाइम। तो ये क्या है, आपके रिसोर्स है, इनको सही से एलोकेट करना, मतलब सही जगह पे सही मात्रा में सही क्वांटिटी में विद सही बजट के हिसाब से लगाना, इनको कहते हैं इफेक्टिवली रिसोर्स, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। फिर फास्टर डिसीजन मेकिंग, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको रोल डिफाइन है, सब बेटर कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, सभी के साथ अपना जो एलोकेशन सभी का सही से हो रखा है, तो अब इसमें क्या हेल्प आएगा, साथ में ये भी करेगा कि क्लियर हायरार्की आपको पता चल जाएगी, उसके साथ आपको टाइमली डिसीजन लेने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प हो जाएगी, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि आपको किससे बात करनी है, इस प्रॉब्लम में किससे बात करनी है, मेरे पास ये इशू आ रहा था, किस मैनेजर से बात करनी है, किस डिपार्टमेंट से बात करनी है, वो पूरा क्लियरली डिफाइन है, ठीक है। तो ये चीज बात होती है, जो यही आजकल प्रॉब्लम हो जाती है गवर्नमेंट एजेंसी में, जिस पर आपकी फाइलें इधर से उधर घूमती रहती हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं होता, सभी चीजें सभी डिफाइन होती हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्ट टू चेंज इन स्कोप, शेड्यूल्स एंड रिसोर्स, ठीक है। इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजर कैन ट्रैक प्रोग्रेस, कॉस्ट एंड रिस्क मोर इजीली। जैसे पूरा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना गया, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया कि इस प्रोजेक्ट को आप देखोगे, तो वहां पे उसके लिए क्या होगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वहां पे सारी चीज पड़ी होंगी, सारा आपके पास डाटा होगा, सारा रिकॉर्ड होगा, तो वहां से आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे, कॉस्ट को देख पाओगे और जो रिस्क है उसको आसानी से आप समझ पाओगे, उसको एड्रेस कर पाओगे। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, कीप द टीम अलाइन्ड विद द प्रोजेक्ट गोल्स, फुल अटेंशन एंड गोज ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपके पास देखिए, आप पास ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहे तो डेली मीटिंग कर सकते हो, डेली जो आपको चाहिए, कहीं भी यदि आप थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हो, ट्रैक से दूर जा रहे हो, तो उसको ट्रैक कर सकते हो और प्रोजेक्ट गोल के साथ फिर से अलाइन कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट गोल ये था कि 1 महीने में इतने बजट में या 2 महीने में इतने बजट में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना, बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान देनी होगी। तो ये बात होती है यहाँ पे, समझ सकते हो आप, ये क्या मैंने बात किया, ये आपके होते हैं किसमें, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो आपके यहाँ टॉपिक था,
ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। अब बात करते हैं आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के बाद ही आपका प्रोजेक्ट आता है। कैसे? अब आप इसमें समझ पाओगे। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसमें एक मेन की होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका आइडिया। ठीक है, किसी के पास आइडिया आया होगा कि मैं क्या करूं कि यहाँ पे बैठा हूं, कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति हो, उसमें कनेक्ट हो पाऊं। वो क्या था? आइडिया था। फिर उसने क्या किया? मोबाइल फोन बनाया, स्मार्टफोन बनाया, मोबाइल बनाया। वो क्या हो गया? आपका प्रोजेक्ट हो गया उसके लिए। तो आइडिया स्टार्ट होता है, फिर आपका प्रोजेक्ट पे जाता है। तो वही आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका आइडिया है। तो आइडिया जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कलेक्टिंग द न्यू आइडियाज। ठीक, क्या है आपके लिए आइडिया जनरेशन? क्या बोलाता है कि प्रोसेस है क्रिएटिंग, क्रिएट करना, डेवलप करना और कलेक्ट करना न्यू आइडियाज को फॉर द पोटेंशियल प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो आइडिया जनरेशन क्या हुआ कि किसी भी न्यू आइडिया को कलेक्ट करना, क्रिएट करना, डेवलप करना, ताकि वो जाकर के किसी पोटेंशियल, मतलब किसको किसी से लाभ होगा, जो बने उससे कोई ना कोई लाभान्वित हो, तब वो बात होती है आपका प्रोजेक्ट। बोला गया कि पोटेंशियल प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस, किसी सर्विस, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट के लिए, न्यू आइडिया के लिए क्या करना? क्रिएट करना, किसी न्यू आइडिया को क्रिएट करना, डेवलप करना, उसको कलेक्ट करना। ये बात होती है आपके लिए क्या? ये बात होता है आपका आइडिया जनरेशन। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। देखिए, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने से पहले उसका आइडिया देखा जाता है। ठीक है, मेरा आइडिया था कि आप सभी तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, क्वालिटी लेक्चर्स पहुंचे, आपके एकेटिव के रिगार्डिंग जो आपके सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस जो है आपका है, उसके लिए कस्टमाइज्ड लेक्चर पहुंचे। तो मेरा आइडिया था। अब वो प्रोजेक्ट बन चुका है, अब उसमें टीम लगा के टीम के साथ आपके साथ वर्क किया जा रहा है ना। तो ये क्या हुआ? मेरा एक आइडिया था। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुआ, फिर उसके लिए क्या किया? उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए एक प्रोजेक्ट को मैंने क्या किया? सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एवरीथिंग बिगिंस विथ आइडिया एंड सो डज अ प्रोजेक्ट। तो स्टार्ट कैसे होता है? आइडिया के साथ होता है और साथ में वो प्रोजेक्ट के साथ किया जाता है। स्टार्ट होता है क्या? आइडिया के साथ, और किया जाता है प्रोजेक्ट के साथ। अगर हम आगे बात करें तो ये बात होती है कि जो आइडिया है ना, जरूरी नहीं किसी मैनेजमेंट से आए, वो कोई पर्सन से आ सकता है, किसी ग्रुप से आ सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आ सकता है। ठीक है, आइडिया किसी का भी हो सकता है। तो यही बात की गई यहाँ पे, एन आइडिया कैन कम फ्रॉम द एनी पर्सन, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली फॉर द टॉप मैनेजमेंट। द की क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिए क्या मेन है आइडिया जनरेट करने का, आइडिया लाने का, व्हाट डू वी वांट, दिस गाइड द प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट। हम क्या चाहते हैं, वो आइडिया है। मुझे फोन चाहिए था, मुझे ये चीज चाहिए था कि एक दूसरे से बात कर पाए, ये मैं चाहता था। उसके लिए आपका आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुआ क्या? आपका टेलीफोन। ये क्या था? प्रोजेक्ट हुआ आपका टेलीफोन। और आपका आइडिया क्या था? हम एक दूसरे से बात करना। हम क्या चाहते थे? एक दूसरे से दूर रहकर भी कनेक्ट हो पाए। तो इस प्रकार से आपका आइडिया जनरेशन की बात होती है। अब यहाँ पे बात की गई व्हाट इज एन आइडिया इन प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में आइडिया क्या है? यहां बात करोगे, एन आइडिया इज द कॉन्सेप्ट और थॉट। दो चीज हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है या कोई थॉट हो सकती है अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस टू बी क्रिएटेड। तो कोई आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कोई सर्विस क्रिएट करना है, या कोई प्रोसेस क्रिएट करना है, प्रोसेस मतलब सिस्टम, स्ट्रक्चर, उसके लिए ये कोई कॉन्सेप्ट या थॉट हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट और या थॉट है वही क्या है आपके लिए? आइडिया है। तो एंड ऑफ द प्रोडक्ट, अब इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा, देखिए वो क्या हो सकता है? प्रोडक्ट होगा। आइडिया का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? आपका प्रोडक्ट हो सकता है, या सर्विस हो सकता है, या फिर प्रोसेस हो सकता है। देखिए कैसे बात किया गया। जैसे मैंने बात किया था लोगों से बात करना, क्या था? आपका एक आइडिया था। उसके बाद आपने क्या बनाया? टेलीफोन। तो एक डिवाइस हो गया। तो एक डिवाइस हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, कोई यूटिलिटी हो सकती है, छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जो छोटी चीज है, जो कोई डिवाइस नहीं बट आपको हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए आपको पेनड्राइव में सॉन्ग्स डालने हैं मोबाइल फोन से, तो बीच में एक आता है ओटीजी। ओटीजी की आपके लिए यूटिलिटी है। ठीक है, तो इसे कोई ना कोई आपके बीच में कोई यूटिलिटी हो सकती है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई आपके लिए डिवाइस हो सकता है। ये किसका प्रोडक्ट होगा? किसका एंड प्रोडक्ट होगा? वो आइडिया का एंड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और न्यू डेवलपमेंट। कोई आपके पास प्रोसेस है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, वो थोड़ा सा ढीला है, वो थोड़ा सा स्लो है, उसको मुझे न्यू करना है, तो क्या हो गया? वो हो गया क्या? प्रोसेस या न्यू डेवलपमेंट। जैसे आपको एंड्रॉइड 13 से एंड्रॉइड 14 जाना है। ठीक है, आप एंड्रॉइड 10 का वर्जन चला रहे हैं मोबाइल में, आपको एंड्रॉइड 13 डेवलप करना है। किसी को भी आप नहीं करोगे, लेकिन जो टीम है उसके लिए क्या है? वो आइडिया था, अब वो क्या बना? प्रोडक्ट बना। ठीक, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। किसी कोई सिस्टम है आपके पास, कोई प्लांट है, उसको एक्सपैंड करना है।
ठीक, कोई नई यूनिट करना है या कोई डाइवर्सिफाई करने वाला कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप मैं यहाँ पे बीटेक पढ़ा रहा हूँ, मुझे एमबीए भी करना, मैं डाइवर्सिफाई करूंगा उसको, ठीक है, तो क्या होगा, वो डाइवर्सिफिकेशन होगा। ये न्यू सर्विस, जैसे आप हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, डिजिटल सोल्यूशन हो गया, मैं डिजिटल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, ये न्यू सर्विस, कोई न्यू सर्विस करना है, वो भी एक आइडिया था, लेकिन बाद में कोई नया सर्विस बन सकता है एज ए एंड प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज बात किया गया हमने आइडिया जनरेशन के अंतर्गत। देखिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है आपको। आप सोचोगे सर आइडिया जनरेशन, आइडिया तो मुझे पता था, जनरेट कैसे होगा। अब सारी इसके लिए भी एक टॉपिक है आपके लिए, आइडिया टू बिजनेस मॉडल शायद है आपका, आप शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हमने आइडिया को बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, शायद आपके कॉलेज ने चूज किया हो, बट वो सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने पढ़ाया था। चलिए एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने बताया मुझे एक घर चाहिए, मुझे अपना एक घर चाहिए, वो भी एक आइडिया हो सकता है। अवर कंपनी मार्केट शेयर मस्ट बी इंप्रूव, हमारे मार्केट शेयर का मेरे कंपनी का उसे इंप्रूव होना, ये भी एक आइडिया हो सकता है। वी मस्ट नाउ डेवलप अ न्यू ऑटोमोबाइल इंजन टू रन नॉन पेट्रोलियम फ्यूल, मुझे एक ऐसा ऑटोमोबाइल इंजन करना है, एक ऐसे ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप करना है जो पेट्रोलियम से ना चले, ठीक है, जो रन करे किस पे, नॉन पेट्रोलियम फ्यूल से चले, हो सकता है आपके लिए फॉसिल फ्यूल्स हो सकता है, उसका सोलर सिस्टम हो सकता है वाटर से, तो क्या एक आइडिया है ना। अब वो क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट आइडिया, जाके चल के प्रोजेक्ट बन जाएगा, उसके बाद आपका बाद में प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले क्या बनेगा, आइडिया चल के प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तो वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा। आई हैव 1 million विथ मी, ठीक है, what should I do as an entrepreneur। देखो अब यहाँ से सेंटेंस को समझिएगा, सेंटेंस में इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास 1 मिलियन है, मुझे क्या करना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो इनके बीच अभी आइडिया सिर्फ ये है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। अब एंटरप्रेन्योर बनने के बाद ये सोचेंगे कि मुझे एंटरप्रेन्योर में कौन सा सर्विस, कौन सा प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे शेयर करना है। तो ये सब धीरे धीरे जाकर के आगे चल के एक प्रोडक्ट बनेगा, बट ये एक प्रोजेक्ट का क्या है, पार्ट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड प्रोजेक्ट आइडिया क्या हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे, शुड एड्रेस अ रियल नीड, ठीक है, ये लोगों की एक रियल नीड की जरूरत पड़ती है, हम कुछ ऐसा ना कर दें, कुछ ऐसा ना क्रिएट करें जिसकी जरूरत ही ना हो। तो जैसे आप मान लीजिएगा फॉर सोसाइटी इंडस्ट्री मार्केट, नीड में किसके साथ आ सकती है, किसके लिए, सोसाइटी की नीड हो सकती है, या फिर इंडस्ट्री की नीड हो सकती है, या फिर मार्केट की नीड हो सकती है। आज देखो हाउस होल्ड में ऐसे छोटे छोटे चीजें आ रही हैं, कुछ कहने को नहीं, आप सोचते को जरूरत है ही नहीं, बट उन्होंने किसी ने उसकी जरूरत को देखा, उसने बनाया। आजकल रेडीमेड सेल्स आ रहे हैं, आप रेडीमेड खरीद लो, ये छोटी चीज है, आपको हैंगर आना चाहिए, बस कपड़े पे दीवार पे लगा दो, टाइल्स लगी उस पर लगा दो, लटकने लगेगा। पहले हम कील ठोकते थे, तो क्या नीड्स थी, नीड्स से आपका ये आइडिया बना, गुड प्रोजेक्ट के आइडिया बना। अब जो आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। क्लियर मतलब कि साथियों आपको पता है कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे जरूरत है, और प्रैक्टिकल मुझे मतलब कि उसको हम अचीव कर पाए और उसको प्रोडक्ट में बनाया जा सकता है। जैसे मेरे पास आइडिया था कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा क्वालिटी बताऊं, क्वालिटी लेक्चर बनाऊं, मैंने कुछ आइडिया था, उसको फिर मैंने प्रैक्टिकल में किया, मैंने उसको लेक्चर में बदला, ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया। अचीवेबल मतलब साथियों अचीव कैसे, उसको प्रैक्टिकल मतलब कि प्रैक्टिकल मतलब ये है कि मैं उसको बना सकता हूं, अचीवेबल है मतलब ये कर पाऊंगा, कर भी लूंगा, जैसे आपके पास लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। मस्ट अलाइन विद द मिशन एंड गोल्स, उसमें कोई ना कोई मिशन होना चाहिए, कोई ना कोई गोल होना चाहिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर, कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ उसमें क्या होना चाहिए आपका मिशन या फिर गोल्स होने चाहिए। should have potential to be the best option among alternative, ठीक है, should have the potential to be the best option among the alternative। मान लीजिए कई सारे आपके पास प्रोडक्ट हैं, उसी सेम कैटेगरी का आप जो प्रोडक्ट चाहिए, आपने एक मोबाइल फोन लेना, ठीक है, आपको मोबाइल फोन लेना था, आपको मोबाइल फोन क्या था आपका, एक प्रोडक्ट ही तो है, किसी आइडिया था, कोई आइडिया, अब उस आइडिया को हमने बदला तो आपका प्रोडक्ट बना था। अब उसमें से आपके पास कई ब्रांड हैं, आपके पास Oppo है, Vivo है, Realme है, OnePlus है, Samsung है, ठीक है, Nokia है, और उसमें से कौन सा लोगे, तो जो आइडिया वो क्या होना चाहिए, एक बेस्ट अल्टरनेटिव होना चाहिए, जो अभी एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव मतलब जो एग्जिस्टिंग विकल्प हैं, जो विकल्प मौजूद हैं, उनमें से आपका आइडिया जो है बेस्ट होना चाहिए। ये आपका एक गुड प्रोजेक्ट आइडिया हो सकता है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सिंपल चीजें ही आप लिख सकते हो, आपको आनी चाहिए, इससे आप कहानियां भी बना सकते हो, जैसे एग्जाम में हो सकता है इससे घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सके, तो ये सारी चीज पॉइंट से इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट साथ ही यहाँ पे कोई फिक्स नहीं कि आपको क्या आना है। अब नीड ऑफ सोसाइटी बात करता हूं, ठीक है, यहाँ पे सिंपल समझिए कि कोई प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नीड्स ऑफ सोसाइटी पढ़ रहे हो, तो क्या होना चाहिए, जो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो वो क्या फिल करेगा, जो सोसाइटी है उनकी जरूरत को ही तो फिल करना होगा। तो जो प्रोजेक्ट ऐसा हो कि जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ही पहले बात बोला गया कि प्रोजेक्ट शुड नॉट ओनली क्रिएट प्रॉफिट, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉफिट बनाए, बट
आल्सो सर्व द नीड्स ऑफ द पीपुल एंड सोसाइटी, जो पीपुल है या जो सोसाइटी है उनकी जरूरत को भी पूरा करे। आप कुछ ऐसा कर दिए कि वो एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है, एक प्रोडक्ट सेल होने के बाद आपको 1000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, बट आदमी जो 1000 देकर प्रोडक्ट को ले जा रहा है वो सिर्फ जाकर घर पे उस सामान को कूड़ेदान में फेंक दे रहा है। हाँ, तो जरूरत तो नहीं पूरी हुई ना, लेकिन आपने प्रॉफिट बना लिया, आपके पास उसका मार्जिन हो गया 900 रुपए, और जिसकी कास्ट सिर्फ 50 रुपए बनाया था, आपके पास 950 रुपए मार्जिन है, प्रॉफिट हो रहा है, आपने प्रॉफिट तो कमा लिया, बट उससे क्या कोई किसी की जरूरत कम पूरी हुई? नहीं हुई, खरीदा ही नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट से पहले जरूरत क्या है कि लोगों की जरूरत या फिर समाज की जरूरत पूरी होनी चाहिए। A social relevant project address problems like employment, health, education, housing, environment and infrastructure, ठीक है। अगर आप सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी को क्या चाहिए? सोसाइटी को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको अच्छा हेल्थ चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, उनको एक अच्छा घर चाहिए, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, और उनको काम करने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये क्या है? नीड्स ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी को ये चीज जरूरत पड़ती है, ठीक है। सोसाइटी नीड्स भी कैन नेवर फुल्ली सेटिस्फाइड, ये भी बात है भाई। जो सोसाइटी की जरूरत है ना कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अलग जरूरत होती है, ठीक है, क्या एक अलग जरूरत होती है। आप जितना भी कर डालो उनके लिए कम है, ठीक है। इसीलिए तो आप देखो डेवलपमेंट आने लगते हैं, आते रहते हैं। भाई व्हाट्सएप ने क्या किया? व्हाट्सएप तो पहले मैसेज करता था, ठीक है, मैसेज के साथ बाद लोगों को लगा उस पर कॉलिंग भी हो, उसने कॉलिंग लाई, कॉलिंग के बाद उसको लगा नहीं इसमें वीडियो कॉल होनी चाहिए, वीडियो कॉल लाया। यहाँ तक कि लोग मैसेज भेजने के बाद उसको रिप्लाई होना चाहिए, रिप्लाई कर दिया, स्वाइप करके रिप्लाई होना चाहिए, रिप्लाई होने लगा उसी मैसेज को। अच्छा, उसको डिलीट फॉर एवरीवन भी करना आना चाहिए। अच्छा, मैं इसको बाद में एडिट कर सकता हूँ, उसने भी लाया। सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे लोग, उसमें पेमेंट सिस्टम भी घुसा दिया, तब भी लोग नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो उनको कुछ ना कुछ लाना चाहिए, ये होता है। उसमें स्टेटस ला दिया, कितना सारे फीचर लगा दिए भाई, क्यों? क्योंकि उन लोगों की जरूरत थी, उसने उस नीड्स को देखा, उनकी जरूरत देखा, सोसाइटी थी। पीपुल ऑलवेज लुक फॉर चेंज, बेटर प्रोडक्ट एंड न्यू एक्सपीरियंस एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। इसलिए नहीं सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि लोग हमेशा क्या करते हैं? चेंज को ढूंढते हैं, बेटर प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उससे नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और उनको एंटरटेनमेंट के साथ चीज चाहिए, एंटरटेनमेंट हमेशा लगे रहते हैं। तो ये बात होती है। तो देयर आर ऑफन गैप, तब भी कुछ ना कुछ गैप हो सकता है, जैसे बिटवीन नीड्स एंड अवेलेबल प्रोडक्ट्स। अब देखो यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनकी नीड्स क्या, उनमें हमेशा गैप हो सकती है। हो सकता है मुझे लैपटॉप से कुछ ऐसा करना था, ठीक है, जो अभी उसके लिए सॉफ्टवेयर आया ही नहीं है, तो हमेशा कुछ ना कुछ गैप बना रहेगा, हमेशा उसके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं है। बिटवीन डिमांड्स एंड सप्लाई, डिमांड मतलब जो मुझे चाहिए, सप्लाई वाली जो कंपनी दे रही है, उनके बीच में कुछ ना कुछ हमेशा गैप बना रहता है। तो यदि इस गैप को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, जो गैप है इनके बीच में, यदि इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो दिस कैन बी लीड टू विएबल प्रोजेक्ट प्रपोजल। ये एक बढ़िया सा एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रपोजल बन सकता है, बढ़िया सा प्रोजेक्ट हो सकता है किसी एक न्यू कमर्स के लिए, कोई एक नया जो आने वाला एंटरप्रेन्योर उसके लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया गया, एग्जांपल में देखो बात की गई, यहाँ पे क्या हुआ? गैप इन ट्रांसपोर्ट में गैप था, ठीक है, उसके लिए आपको क्या है? मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बन गया आपके लिए, ठीक है। गैप ही तो ढूंढा गया, इतना ज्यादा काफी ज्यादा क्या थी, काफी ज्यादा ट्रेवलिंग थी, ट्रांसपोर्टेशन था, इसलिए उन्होंने मेट्रो ढूंढ लिया। भाई मेट्रो लो 10 मिनट में हर 3-4 किलोमीटर में आपको ट्रांसपोर्ट मेट्रो पहुंच जा रहे हो, जाके देख लीजिए कभी दिल्ली में, नोएडा में जो मेट्रो सिटी है वहां पे देख लीजिएगा। गैप इन डिजिटल पेमेंट नहीं हो पा रही थी। मैं काफी, जब मैं स्टार्टिंग सोचा था, मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन इंटरनेट, जब भी मैं 18 साल होऊंगा, सबसे पहले मैं जाके बैंकिंग में अपने इंटरनेट पेमेंट ऑन करवाऊंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट करूंगा। तभी ऑनलाइन बैंकिंग थोड़ा दिक्कत होती थी, थोड़ा सा आपको लॉगिन करना पड़ता था। अब क्या हुआ? डिजिटल पेमेंट, जैसे आपका यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे आ गया, उस गैप को भी खत्म कर दिया। एटीएम कार्ड है, आप तो डिजिटल पेमेंट ऑन कर सकते हो, ये चीज हो गया। गैप इन क्लीन एनर्जी, इसमें क्या हुआ है? गैप था, उसका सोल्यूशन क्या है? सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट आ गए, ठीक है। जो गैप थे उसको एड्रेस करो, उसको फिल करो, वो आपके लिए प्रोजेक्ट हो सकता है, उससे आप अच्छे से अच्छे जो आपकी सोसाइटी है उसकी जरूरत को पूरा कर पाओगे। ये बात आती है नीड्स ऑफ सोसाइटी की, आप समझ गए ना। एक चीज आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले बात हुई ना, सोसाइटी नीड्स कैन नेवर फुल्ली सेटिस्फाइड। तो आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं करते रहो, हमेशा लोगों की उसकी डिमांड बनी रहेगी, ठीक है। बस कुछ अच्छा होना चाहिए, लोगों की जरूरत का होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे बात है हमारा टॉपिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बात हो गई? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बात की जाती है साथियों? देखिए, आप बात करो प्रोजेक्ट मैनेजर का, प्रोजेक्ट की बात में बात की जा रही है। एक प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या बात की जाती है? जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्ड होता है, इंपोर्ट समझ लीजिएगा, इंपोर्ट वर्ड मतलब क्या है? किसी सामान को आयात करना, किसी दूसरे कंट्री से आयात करना जो अपने यहाँ नहीं बन रही है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जो सामान आ रहा है ना, उसको हम कोई सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करवा दें ताकि जो सामान आ रहा है वो आना बंद हो, उसको हम विद इन द हाउस, विद इन द कंट्री हम उसको डेवलप कर लें, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर लें, वो हमारा कहलाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन।
तो यही बोला गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मींस डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया दोज प्रोडक्ट व्हिच वर अर्लियर इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्री। तो हमको इंडिया में उन प्रोडक्ट को डेवलप करना है, मैन्युफैक्चर करना जो पहले बाहर से आते थे, वो हमारा कहलाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या करेगा, इट हेल्प्स सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। ये जो हमारा फॉरेन, जब हम भी सामान लेते हैं ना, हम वहां पे पेमेंट करते हैं, मान लो डॉलर में हो रहा है, यूरो में हो रहा है, तो जो हमारे राजकोष में जो हमारे पास डॉलर है, ठीक है, जो हमारे पास यूरो है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो हम वहां पे पेमेंट करेंगे ना, अपना रुपया तो वहां भेजेंगे नहीं, तो जो हमारे पास है वो जाएगा वहां पे। हम तो भारत को दे देते हैं रुपया, लेकिन वहां से जो दूसरे कंट्री में जाता है उनका डॉलर, उनका करेंसी जाती है, तो क्या होता है कि हमारा जो एक्सचेंज है वो कम होता चला जाता है, हमारे पास जो करेंसी है फॉरेन करेंसी वो कम होती चली जाती है, और जो हम इमरजेंसी में नहीं यूज कर पाते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव करेगा, स्ट्रेंथ लोकल इंडस्ट्री, जो हमारा लोकल इंडस्ट्री है उनको हम स्ट्रेंथ मजबूत करेंगे, और साथ में प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस, और हम आराम से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। आत्मनिर्भर होने का मतलब किसी पे, मान लीजिए हम किसी से भी, देखो टैरिफ हुआ है ना आपका, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, अब वहां से कुछ सामान हम नहीं ला पाएंगे, या फिर जब हम सामान भेजते थे वहां पे, अब क्या होगा, उसका टैरिफ लगा दिया, वहां पे हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है कि हमारा जो सामान है कंजप्शन वहां पे होगा नहीं, जब कंजप्शन नहीं होगा तो वहां करेंसी हमारे यहाँ आएगी नहीं, तो हमारा करेंसी आएगी नहीं, तो हमारा जो इकोनॉमिक कैसे डेवलप होगा, यही बात होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेल्फ रिलायंस करेंगे, ऐसा मैन्युफैक्चर करेंगे कि अपने यहाँ कंज्यूम हो पाए, अपने यहाँ की इकोनॉमी बढ़ पाए। मेन टास्क ये होता है। बोला गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, आप देखिए, प्रोड्यूसिंग इन आवर कंट्री व्हाट वी यूज टू इंपोर्ट, मतलब कि जो हमारी आदत है, जो हम इंपोर्ट करते थे उसको अपने घर में, अपने देश में ही प्रोड्यूस करना हमारा कहलाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इट सेव्स मनी, क्रिएट्स जॉब्स, मेक्स द कंट्री स्ट्रॉन्गर। तीन चीज समझ सकते हैं यहाँ पे। ये क्या करेगा, पैसा को बचाएंगे, हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे, ये हम इसके साथ हम क्या करेंगे, हमारी कंट्री स्ट्रांग होगी। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आजकल बहुत ही भरमार चल रहा है। लोग जाते हैं 3-4 साल बाहर रहते हैं, वहां देखते हैं अच्छा ये चीज है, ये हमारे यहाँ हो सकता है, तो वहां से न ला करके, या कोई सामान काफी टाइम से अपने यहाँ आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास मोबाइल आ रहा है, ठीक है, मोबाइल काफी टाइम से आ रहा है बाहर से, चाइना से, यहाँ पे लोग क्या किए, कॉपी किए उसको, अच्छा ये चीज ऐसे बन सकता है क्या, चलो अब हम इसको वहां से नहीं लाएंगे, अपने आप खुद क्रिएट करेंगे, खुद बनाएंगे। ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे बोला गया, पहले चीज देखो, प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन इन इंडिया। अब क्या हो रहा है, इंडिया में भी मोबाइल का प्रोडक्शन होने लगा है। अर्लियर इंपोर्टेड, नाउ मेजरली मैन्युफैक्चर्ड लोकली। पहले क्या था, इसको पहले हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, अब क्या हो रहा है, ये अपने देश में ही मैन्युफैक्चर होने लगी हैं। ये बहुत ही बड़ा क्या है, एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। पहले इंपोर्ट होते थे, उसको सब्स्टिट्यूट करके हम मैन्युफैक्चर करने लगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द इंपोर्ट रॉ मटेरियल। पहले क्या होता था कि जो रॉ मटेरियल होते थे दवा के लिए, ड्रग्स के लिए, हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। अब क्या हो रहा है, हम खुद रिलायबल हो गए हैं, अपने कंट्री से उसको हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बड़ा चेंज आया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हुआ, डेवलपिंग इंडिजिनियस पार्ट ऑफ इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग। कुछ ऐसे पार्ट थे जिनको हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है, जो मेन पार्ट होते थे, या कुछ अल्टरनेटिव पार्ट होते थे, उनको पहले हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। आप क्या करने लगे, ऑटोमोबाइल इंजन को भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी वो पार्ट क्या हो गया, लोकली मैन्युफैक्चर होने लगे। आपने देखा होगा टेस्ला आ गई है इंडिया में, अब धीरे धीरे क्या होगा, वो अपना यूनिट लगा लेगी इंडिया में, मैन्युफैक्चर करने लगेगी यहाँ पे, फिर उनसे हम सीख लेंगे। कुछ टाइम लगेगा, बट हम अपने यहाँ कुछ खुद करने लगेंगे, ठीक है। एप्पल का शायद कुछ था यहाँ पे, एप्पल अपने भी यूनिट प्लांट खोलने वाली थी, कुछ हुआ शायद वहाँ पे लीगल कंप्लेक्स, वो भी शायद रुका हुआ है। बहुत सारी चीज, मोटोरोला खुद कंपनी बना रही है, नोएडा में आपके पास डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ठीक, वहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चर होती है, सारी चीज आप समझोगे। डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अंडर द आत्मनिर्भर भारत, अपने यहाँ एक मिशन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, उसके अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट है खुद बनाए जा रहे हैं, कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, सभी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है। ये सारी चीज आपको बेनिफिट्स करने वाली हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम शायद इस लेक्चर को एंड भी करेंगे, काफी लंबा हो रहा होगा। तो इंडिजिनियस डेवलपमेंट, प्रोड्यूस अर्लियर इंपोर्टेड कैन बी डेवलप लोकली। पहले हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, उसको हम डेवलप करने लगे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट इसमें हो सकता है, ठीक, क्या क्या है, गवर्नमेंट इनकरेज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थ्रू द पॉलिसीज, सब्सिडीज एंड स्कीम। ये डायरेक्ट ये नहीं बोली गवर्नमेंट कि यहाँ से सामान मत लाओ, ठीक है, इस कंट्री से सामान मत लाओ, वो सिर्फ कैसे टैरिफ बढ़ा सकती है, मतलब कि आपका सामान जो आ रहा है वो महंगा बेचे, बस इतना कर सकती है। इससे क्या होगा, जो आपके इंटरनल मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, वो बनाने के लिए उत्सुक होंगे कि लोग वहां पर प्रोडक्ट महंगा बेच रहा है जो बात है, मैं इसको सस्ते में बना के बेचूं, यहाँ पे लोग लोकल वाला सामान खरीदेंगे, तो बात हो गई। तो क्या करेगी, ऐसी पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है, ऐसे सब्सिडी देगी या ऐसी स्कीम चलाएगी जिस कारण लोग लोकल ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने लगे। जैसे आपको पता होगा, अभी आपके यूपी में है तो वहां पे एक चल रहा है सीएम युवा योजना, ठीक है, सीएम युवा उद्यमी योजना।
इसमें क्या हो रहा है, जो युवा हैं, जो 18 से 40 वर्ष के हैं, जो 12वीं पास हो, उनको यदि कोई रोजगार स्टार्ट करना हो तो वहां पे आपको 5 लाख तक का, ठीक कितना, अप टू 5 लाख, जरूरी नहीं है आपको 5 लाख मिलेगा, अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख, 0% इंटरेस्ट, कितना, 0% इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे नो कोलेटरल, नो कोलेटरल, कुछ आपको गिरवी नहीं रखना है, ठीक है, उस पे आपको यहाँ पे इतना लोन मिल सकता है। तो सोचो इसको क्यों लाया गया, ताकि लोग अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सके। अभी आप क्या कहते थे, चाइनीज खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, आप इसके अंदर ज्ञान तो कैंडल बनाना, जो हैंडीक्राफ्ट वाले थे उनके प्रोडक्ट काफी ज्यादा भरमार लोग इसको ले रहे हैं, क्योंकि 5 लाख ज्यादा है नहीं। अब इसको टाइम पीरियड आपके 4 साल है, इसका टाइम पीरियड है, तो इतने में लोग कुछ ना कुछ स्टार्ट करके कमा भी लेंगे। आप भी अप्लाई कर सकते हो, आप 18 साल को हो ही गए होगे, आपके अंदर कोई आइडिया हो गई, आप यदि इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सर्च करिएगा और बैंक से जाकर के मिलिएगा, और या फिर अपने जो जनसेवा केंद्र है वहां से जाकर मिलिएगा, इसके बारे में बता देंगे, आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज सेविंग इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ठीक है। ये आपके लिए किससे हो सकता है, कोई पॉलिसी ला दे, कोई स्कीम ला दे, या कोई सब्सिडी प्रोवाइड करवा दे। फॉरेन एक्सचेंज सेविंग मैंने बताया कैसे, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, फॉरेन से इंपोर्ट होता है, तो बाद में पैसा कहाँ जाता है, फॉरेन जाता है। तो जो हमारा रुपया है, रुपया क्या है, रुपया यहाँ पे कम होगा, उसको फॉरेन एक्सचेंज में बदला जाएगा, तब वहां पे जाएगा, तो आपका यहाँ पे सेव होगा। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, सेविंग वैल्यूएबल करेंसी। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लोकल प्रोडक्ट्स मस्ट मीट इंटरनल इक्वालिटी नॉर्म्स। अब जो बाहर के सामान आ रहे हैं वो आपके यहाँ की जरूरत, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है वो कैसे समझ सकते हैं, ठीक, उससे बेहतर आप समझ सकते हो। तो जब आप यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर करोगे तो आपकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होगी और आप समझोगे और सीखोगे। आगे बात करें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। समटाइम्स एग्रीमेंट्स आर मेड विद द फॉरेन एक्सपोर्टर्स, पहले जो एक्सपोर्ट था तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और बाद में किया जाता है मैन्युफैक्चर लोकली अंडर द दियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर व्हाइल द मेंटेनिंग क्वालिटी। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो वहां पे एक्सपर्ट है ना, उनको हायर कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि आपकी मुझे नॉलेज की जरूरत है, मैं इस प्रोडक्ट को अपने इंडिया में क्या करना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। पैसा दोगे तो वो भी आ जाएंगे, वो पूरा डील करेंगे, आपको पूरा सिखाएंगे, पूरा बताएंगे, आपके लोकली यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। तो ये इस तरह से टेक्नोलॉजी है, ये फीचर्स हैं, ये चीज हो सकता है, ठीक है, ये फीचर्स हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, क्वालिटी स्टैंडर्ड, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट सपोर्ट और इंडिजिनियस डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज आप समझे, ये था आपके फीचर्स के बारे में। मैंने आज क्या क्या बात की वो मैं बता दूं आपको, फिर से रिवाइज करवा दूं। पहले मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से, ये भी आपका टॉपिक था। उसके बाद मैंने गया था यहाँ पे आइडिया जनरेशन की मैंने बात किया, फिर मैंने बात किया इंपोर्ट सब्सिडी की, ठीक है, नीड्स ऑफ सोसाइटी की बात किया, फिर उसके बाद मैंने बात किया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। तो ये सारे टॉपिक जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं यही कहूंगा साथियों, आप यदि आप चैनल पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप ऐप पर हैं तो जाकर कोर्स को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से साथियों क्या होगा, लोग देखेंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, उनको थोड़ा सा लगेगा कि हमारे साथी यहाँ से पढ़ रहे हैं। यदि आपको लगता है आपको हेल्प मिल रहा है तो इस ऐप को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप हमारे साथ लिंक्डइन पेज पे जुड़ जाइएगा। लिंक्डइन पेज जुड़ने से क्या होगा, आपकी जो आपके साथ कोलैबोरेशन, जो प्रोफेशनलिज्म है वो बढ़ेगा, आपका रीच बढ़ सकता है प्रोफेशनल में, आपके लिए आगे कैरियर में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। हमारा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी भी जगह जुड़ सकते हो। नीचे सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, ऐप पर होंगे तो ऐप पे मिल जाएगा, यदि आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।